है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ, सो दैट बाकी बच्चे भी जुड़ पाए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये सभी बच्चों के लिए। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सो दैट बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। जल्दी से शेयर कर दो सभी लोगों के साथ। तो आज हम जिनके बारे में सबसे पहली जिनके बारे में बात करेंगे, ये आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। यू ऑल आर फैमिलियर विथ दिस पर्सनैलिटी। शी इज नन अदर देन टीना दाबी, है ना। टीना दाबी हु वाज रैंक 1, इनका रैंक 1 था 2015 के एग्जामिनेशन में। दिल्ली के एक टॉप नॉच कॉलेज है दिल्ली का, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि मतलब शानदार जो वर्ड है वो शायद कम होगा इस कॉलेज के लिए। वन ऑफ द मोस्ट मतलब ब्रिलियंट माइंड्स जहाँ पे पढ़ते हो विमेन के लिए स्पेसिफिकली ये कॉलेज बना हुआ है, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी सारे कॉलेजेस हैं, उनमें विमेन के लिए भी डेडिकेटेड काफी सारे कॉलेजेस हैं। उसमें दो कॉलेज बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही फेमस है। वन इज द मिरांडा हाउस एंड अनदर इज लेडी श्री राम कॉलेज। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी है इन्होंने, अपना ग्रेजुएशन वहां से किया है। और इन्होंने जो इनकी स्कूलिंग है वो दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से की है। मतलब स्कूलिंग इनकी और कॉलेज इनका टॉप क्लास है। ठीक है, हम 5 लेसन्स की बात करने वाले हैं, इसीलिए हर एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा, हर एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा। स्कूलिंग और इनकी जो कॉलेज एजुकेशन है वो बिल्कुल टॉप क्लास है। इनके फादर बीएसएनएल में, भारत संचार निगम लिमिटेड में एक जनरल मैनेजर थे। इनकी मॉम, इनकी माता जो थी, शी वाज एन आईईएस ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की ऑफिसर थी। बाद में इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, मतलब टीना को पढ़ाने के लिए, और टीना की जो छोटी बहन है उनको अच्छा एजुकेशन देने के लिए, फिर बाद में उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद भी वो दिल्ली के एक, ये बात शायद काफी कम लोग जानते होंगे, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आप कह सकते हैं कि वो वहां पर करंट अफेयर्स और जीएस पढ़ाया करती थी, है ना। तो फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है ना। एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रैंक 1 था। और जब इन्होंने एग्जामिनेशन को क्लियर किया, उस समय इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, और 22 साल में ये क्लियर इसलिए कर पाई क्योंकि जब ये क्लास 11th में थी तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईएएस का एग्जाम देना है और आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है ना। शी डिसाइडेड इट एट द एज ऑफ यू कैन गेस व्हाट, एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, है ना। जब वो 17 साल की थी, 16 या 17 साल की थी, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था, तब उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि सिर्फ और सिर्फ आईएएस और कुछ भी नहीं, है ना। सिर्फ और सिर्फ आईएएस और कुछ भी नहीं, ये उन्होंने 16 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने पहले साइंस स्ट्रीम में एडमिशन किया था, बाद में इन्होंने वहां से, इनकी मदर ने, इनके पेरेंट्स ने, जब ये डिसाइड हो गया कि इनको यूपीएससी देना है, तो वहां से हटकर इन्होंने फिर अपने 11th-12th में भी आर्ट्स को चुना, सो दैट यूपीएससी की प्रिपरेशन में इनको हेल्प हो। ठीक है, तो 1 लेसन फ्रॉम टीना दाबी, क्योंकि हम 5 लेसन्स की बात कर रहे हैं, 5 टॉपर्स से, टू व्हाट इज दैट 1 लेसन फ्रॉम टीना दाबी। टीना दाबी से वो 1 लेसन क्या है बॉयज? टीना दाबी के बारे में आपने जाना, तो टीना दाबी से 1 लेसन ये है गाइस कि स्टार्ट अर्ली, है ना। विनर्स ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। जो जीतते हैं वो हमेशा, आप नोटिस करेंगे कि जल्दी शुरुआत करते हैं। और अल्टरनेटिवली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ज्यादातर केसेस में वही जीतते हैं जो जल्दी शुरुआत करते हैं। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो भी मैं आपको आज ही के क्लास में, आज ही के सेशन में बताऊंगा। ठीक है, दूसरे, सफिन हसन। आप सभी लोग काफी अच्छे से परिचित होंगे इस चेहरे से, आप सभी लोग काफी अच्छे से परिचित होंगे इस चेहरे से। सफिन हसन 2018 बैच, 2018 बैच, 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2018 बैच के 570 रैंक था। अब आप कहेंगे सर अगर 570 रैंक था तो इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? 570 रैंक था, फिर भी हम सफिन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सफिन ने भी 2 ऐसी चीजें, जो ऐसी क्वालिटीज एग्जिबिट की हैं जो मुझे मजबूर कर देती है सफिन के बारे में बात करने के लिए। सफिन मतलब काफी जूनियर रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सफिन जब मेंस की परीक्षा देने जा रहे थे, सफिन जब मेंस की परीक्षा देने जा रहे थे, तब इनका एक्सीडेंट हो गया था। सीवियर इंजरी, है ना। लिगामेंट टियर, हर जगह, मतलब पूरे शरीर में चोट लग चुकी थी।
बट स्टिल ही डिसाइडेड टू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल। वो एग्जामिनेशन हॉल में गए, एग्जामिनेशन दिया। इनकी ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन के बाद शुरू हुई। इनकी ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन के बाद शुरू हुई। जिस अवस्था में थे, जो इंजर्ड अवस्था में थे, उसी इंजर्ड अवस्था में वो हॉस्पिटल नहीं जाकर एग्जामिनेशन देने गए। जब रास्ते में लोगों ने उठाया तो लोगों ने कहा कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, पर सफिन ने कहा कि नहीं, मुझे तो एग्जाम देने जाना है। पर सफिन बचपन से ही एक होनहार विद्यार्थी थे। एनआईटी सूरत से इन्होंने बीटेक किया था, इंजीनियरिंग की थी। पर क्या आप जानते हैं इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? सफिन के पिताजी डायमंड इंडस्ट्री में एक डायमंड कटिंग का काम करते थे, एक डेली वेज अर्नर थे। सफिन के पिताजी पार्ट टाइम, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री से जो इनकम होता था वो सफिशिएंट नहीं था फैमिली को चलाने के लिए, तो पार्ट टाइम में वो इलेक्ट्रीशियन का काम किया करते थे गांव के अलग अलग घरों में जाकर। इनकी माताजी, इनकी मदर, सफिन्स मदर, यू विल बी सरप्राइज टू नो, शी यूज्ड टू मेक चपातीज। वो लोगों के घरों के लिए चपातीज, रोटियां बनाया करती थी, लोगों के घरों में भी जाकर काम किया करती थी। इतने हम्बल बैकग्राउंड से सफिन आते हैं, गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव से, एक बहुत ही साधारण, अति साधारण, आप जो शब्द यूज कर सकते हैं, ऐसे अति साधारण परिवार से सफिन आते हैं। और ऐसे अति साधारण परिवार से आने के बावजूद, इकोनॉमिक कंडीशंस कम होने के बावजूद, इनके हौसले में कोई कमी नहीं थी, और इसीलिए ये ऊंची उड़ान लेने में सफल हुए थे। हम बात कर रहे हैं 5 लर्निंग्स की, 5 आईएएस ऑफिसर्स। सफिन जब छोटे थे तब एक बार इन्होंने देखा कि किस प्रकार इनके जो स्कूल के टीचर्स थे और इनके जो स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, वो कैसे एक आईएएस अधिकारी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक डीएम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। घर जाकर उत्सुकतावश सफिन ने अपने आंटी से पूछा, अपनी चाची से पूछा कि चाची, ये डीएम क्या चीज होती है? आखिर क्यों लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे, इस प्रकार से ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वही राजा हो? क्या जिला कलेक्टर जो होता है, डीएम जो होता है, वो इस जिले का राजा है क्या? उनकी चाची ने कहा कि बेटा ऐसा ही समझ लो कि वो जिले का राजा है, वो जैसा कहता है शहर में वैसा ही होता है, उसके ऊपर शहर की जो प्रशासन है, शहर का जो शासन व्यवस्था है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो सफिन ने उत्सुकतावश पूछा कि डीएम कैसे बनते हैं, क्या कोई इन्हें बनाकर भेजता है? तो उनकी चाची ने बताया कि नहीं बेटा, डीएम तो कोई भी बन सकता है, बस जरूरत है कड़ी मेहनत करने की, बहुत सारी मेहनत करने की। और उसी दिन सफिन ने ये ठान लिया था कि मैं अब जिंदगी में अगर कुछ करूंगा तो वो आईएएस का एग्जाम क्लियर करूंगा। और ये बैकग्राउंड मैंने क्यों बताया आपको? ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे थे, मेंस की परीक्षा देने जा रहे थे, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। बावजूद उसके वो एग्जामिनेशन देने के लिए गए। जब इनका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू से कुछ दिनों पहले तक ये गुजरात में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से। इनका जो WBC का काउंट होता है ना, जो व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट होता है, वो अपर लिमिट से क्रॉस कर चुका था। बट फिर भी इन्होंने बचपन में जो बात ठानी थी कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो क्लियर करना है, इनके मन में ये बात बिल्कुल बंधी हुई थी। ऐसी अवस्था में ये गुजरात से दिल्ली जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और शायद आपको पता नहीं होगा बट 2018 बैच के ऑफिसर हैं, 2017 का जो एग्जामिनेशन हुआ उस वाले एग्जामिनेशन के पास आउट है ये, और इंटरव्यू में सफिन के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। भले ही इनका रैंक 570 हो, बट इंटरव्यू में इनका जो मार्क्स है वो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। लर्निंग यहां से ये है कि आपने जो बचपन में ठाना, आपने जीवन के किसी भी स्टेज पर ठाना, आप उसे आखिरी वक्त तक, जब तक वो सपना, जब तक वो संकल्प आपका पूरा नहीं हो जाता, तब तक उस संकल्प से पीछे ना हटे। दृढ़ निश्चय एक बार जब कर लें तो उस पर अडिग रहें और उस पर अटल रहें। सफिन हसन की ये कहानी
सभी के लिए प्रेरणादायक है। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले कई सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं यूट्यूब पर, कई सारे ऐसे मेरे बच्चे हैं। मैंने टीना दाबी की भी बात की, मेरा टीना दाबी ने भी की थी। टीना दाबी में भी काफी सारी क्वालिटीज हैं। अभी भीलवाड़ा मॉडल की, कोरोना वायरस स्प्रेड के टाइम पे भीलवाड़ा मॉडल की हर तरफ चर्चा हो रही है। भीलवाड़ा में कैसे जब इनिशियल डेज में केसेस बढ़ रहे थे कोरोना के, तो उन्होंने कंटेन किया, उन्होंने केसेस को रोका, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेकर रोका। सामान्य बात नहीं थी, सामान्य बात नहीं थी, है ना, सामान्य बात नहीं थी, बहुत ही चैलेंजिंग था, बट टीना ने वो किया, टीना ने वो किया। बट टीना को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला था। टीना के पेरेंट्स वेल एडुकेटेड, वेल सेटल्ड थे, दिल्ली के टॉप मोस्ट स्कूल्स में गई, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ी, और फिर टीना ने यूपीएससी क्लियर किया। सफिन का भी ये फर्स्ट। सफिन के पास रिसोर्सेस की कमी थी, पर सफिन के पास हौसले की कमी नहीं थी, सफिन के पास हौसले की कमी। तीसरे व्यक्ति जो आज हमारे सामने है वो है अनु कुमारी। अनु कुमारी, इनका जो आप कह सकते हैं कि इमेज बनकर पब्लिक के सामने आया, वो ऐसा आया कि एक हाउसवाइफ, एक मदर, एक 4 साल के बच्चे की मदर भी यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को क्लियर कर सकती है। और जीती जागती मिसाल अनु कुमारी है। रैंक 2 है ये, रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2 होने का मतलब आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप समझ रहे हैं, पर आप नहीं समझ पा रहे। रैंक 2 का मतलब है दिन और रात की मेहनत, पूरे कम से कम 1.5 साल की अथक मेहनत, ऐसी मेहनत जिसमें कभी भी विराम ना लगे, ऐसी मेहनत जिसमें कभी भी लगाम ना लगे, ऐसी मेहनत जिसमें कभी भी मुंह से उफ की आवाज ना निकले। अनु कुमारी, बहुत ही मुश्किल होता है, शायद कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता जैसा अनु कुमारी ने करने की कोशिश की। अपने बच्चे से दूर रहती थी क्योंकि उनको पता था कि बच्चा है, उससे फिर लाड़ आएगा, उससे फिर प्यार आएगा, थोड़ा समय उसको देने की इच्छा होगी, उसको भी इच्छा होगी कि मम्मी थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करें। उनसे दूर रहती थी, उनसे दूर रहती थी, बच्चे से दूर रहती थी। क्यों? क्योंकि एक सपना था, एक सपना था। उन्हें पता था कि आज अगर ये कर लूंगी तो फिर जिंदगी भर मेरा सपना भी पूरा रहेगा। मैं अपने आप को भी कभी ऐसा नहीं सोचूंगी कि मैंने कुछ सोचा और नहीं किया, और मेरा जो बच्चा है वो तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी जो फैमिली है वो तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। इनकी फादर जो थे वो एक हॉस्पिटल में एचआर का काम करते थे, सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत से। हरियाणा का सोनीपत, सोनीपत और हरियाणा, मतलब हरियाणा के नाम से ही आपके दिमाग में विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक आ जाता होगा शायद। ऐसा प्रदेश जहां पर नारियों को अच्छी शिक्षा तो दूर की बात है, समाज में एक अच्छा, एक इक्वल स्टेटस अचीव करना, मतलब एक सोशल स्टेटस अचीव करना भी बहुत मुश्किल होता है। अनु कुमारी ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, हिंदू कॉलेज में। परिवार का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा सपोर्ट था। जितना कंट्रीब्यूशन अनु कुमारी का है, मैं मानता हूं उससे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन अनु कुमारी के पेरेंट्स का है। हरियाणा के एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद, सोनीपत के होने के बावजूद, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया। बट क्या आपको पता है, सोनीपत से रोज रोज दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लास करने के लिए जाया करती थी, डेली जाया करती थी, घर पर ही रहती थी, दिल्ली के किसी हॉस्टल में नहीं रहती, घर पर ही रहती थी, रोज सोनीपत से दिल्ली ट्रैवल करती थी। इनकी शिक्षा पूरी हुई, फिर इन्होंने एमबीए में एडमिशन, एमबीए करने के बाद मुंबई में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, है ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, उसमें नौकरी कर रही थी, वेल सेटल्ड थी, काफी अच्छी सैलरी मिल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट फिर इनके मन में आया कि नहीं, मुझे यूपीएससी करना है, और फिर जब इन्होंने ठान लिया तो इन्होंने कर लिया। क्योंकि जीतता वही है जो वही करता है जो वो सोचता है, जो वही करता है जिसका वो संकल्प लेता है। जीतता वो है जो अपने थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट कर पाता है। अगर आप थॉट्स अपने दिमाग में आने दे रहे हैं, अगर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, अगर आप सपने देख रहे हैं, पर उन सपनों को सिर्फ नींद में रख रहे हैं, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं उठता।
बट जब तक आप अपने थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट ना करें, जब तक आप अपने थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट ना करें, तब तक सक्सेस आपके दरवाजे को नहीं खटखटाती है। अनु कुमारी ने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। एक ऐसे स्टेज पर डिसीजन लिया जब किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, किसी भी सामान्य नारी के लिए भी मैं कहूंगा काफी मुश्किल होता डिसीजन लेना, क्योंकि इनका छोटा सा बच्चा था, मैरिड थी, फैमिली थी, वेल सेटल्ड जॉब थी मुंबई में, उसको छोड़ना, बच्चे के साथ प्रिपरेशन करना आसान डिसीजन नहीं था, पर डिसीजन लिया और जो संकल्प लिया उसे वापस से पूरा, संकल्प की पूर्णाहुति हुई। अनु कुमारी रैंक 2 लेकर आई, रैंक 2, मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास मदर, मां बनने के बाद, शादी होने के बाद कई सारे चैलेंजेस सामने थे, पर अनु कुमारी पता है पीछे क्यों नहीं हटी? अनु कुमारी पीछे इसलिए नहीं हटी क्योंकि उन्होंने शायद कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। जब आप ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, तो आप अपने आप को स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं पीछे कर लेते हैं। समाज सिर्फ हमेशा उगते सूरज को ही पूछता है। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। समाज हमेशा उगते सूरज को पूछता है। जब आप स्ट्रगल के फेज में होंगे, जब आप संघर्ष के फेज में होंगे, उस समय कोई भी आपको प्रोत्साहित शायद ना करे, शायद ना करे। कुछ लोग होंगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, आपके गुरु हो, आपके कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स होंगे, वो प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं। बट हमारा भारतीय समाज ऐसा है, भारतीय समाज का एक बड़ा अंग ऐसा है, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं हमारे यहाँ, वो आपको हतोत्साहित जरूर कर सकते हैं पर प्रोत्साहित शायद नहीं करेंगे। पर अगर आप इससे परेशान हो गए तो आप अपने लक्ष्य से पीछे रह जाए। अनु कुमारी ये स्ट्रांग मैसेज देती हैं इंडिया की सभी ऐसी लड़कियों को, सभी ऐसी नारियों को, कि अगर आप ठान ले तो किसी भी स्टेज में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। अगर आईएएस के एग्जाम में रैंक 2 लाया जा सकता है डिस्पाइट बीइंग अ मदर, डिस्पाइट बीइंग अ वुमेन, डिस्पाइट बीइंग अ मैरिड, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अनु कुमारी इस शताब्दी की नारियों के लिए एक जीती जागती उदाहरण है। शी इज एन एग्जाम्पल फॉर द वुमेन ऑफ दिस सेंचुरी, फॉर द वुमेन ऑफ दिस सेंचुरी, एंड आई मीन इट व्हेन आई से इट, आई मीन इट व्हेन आई से इट। जो हमारे अगले शख्स हैं आज के, वो हैं प्रदीप। आप प्रदीप के बारे में शायद YouTube पर आपने कुछ वीडियोस जरूर देखे होंगे। ये भी एक समाचार पत्र की, एक YouTube के वीडियो की ही हेडलाइन है जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। पेट्रोल पंप पर काम करते थे इनके पिता, और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक व्यक्ति के बेटे आईएएस के एग्जाम को क्लियर करते हैं। प्रदीप के अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखें तो साधारण शिक्षा है, साधारण शिक्षा है। कोई भारत के ऐसे बहुत बड़े से कॉलेज से नहीं पढ़े, जिस प्रकार टीना दाबी की एजुकेशन थी, जिस प्रकार सचिन भी एनआईटी से पढ़े थे। तो एनआईटी एक भारत का बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट अगर आप प्रदीप को देखेंगे तो साधारण जो सामान्य रूप के जो कॉलेजेस होते हैं वहां से पढ़े लिखे। इनके फादर पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके परिवार ने जब इनको यूपीएससी की कोचिंग करनी थी, जब इनको गाइडेंस की जरूरत थी, तो ऐसा परिवार में जब चर्चा हुआ कि गाइडेंस कैसे लेंगे, क्योंकि ये बात आज से 3 वर्ष पहले की, ये बात आज से 3 वर्ष पहले की है। इस समय इतनी ज्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, और जब इतनी ज्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी तो ये एक मानसिकता बनी हुई थी कि तैयारी का मतलब है दिल्ली। प्रदीप को भी दिल्ली जाना था तैयारी, क्योंकि प्रदीप के इरादे मजबूत थे, और प्रदीप के परिवार वाले भी प्रदीप के इरादों में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। प्रदीप को दिल्ली भेजने के लिए, प्रदीप को दिल्ली भेजने के लिए इनके परिवार ने इनकी पुश्तैनी जमीन बेच दी। पुश्तैनी जमीन बेचकर दिल्ली भेजा। दिल्ली के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, जो सबसे महंगा इंस्टीट्यूट, जो टॉप मोस्ट माना जाता है इंडिया का, ऐसे इंस्टीट्यूट में इनका दाखिला करवाया। वहां पर ये पढ़े। दिल्ली के जो स्टूडेंट्स का हब है करोल बाग वाला इलाका, वहां पर रहे। 1 साल पढ़े, मन लगाकर पढ़े, खूब पढ़े।
इनके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया, इनके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया, और ये बहुत बड़ा रिस्क था। जब लोगों ने इनके पेरेंट्स से पूछा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आपका बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा तो आपका पूरा का पूरा जो जमीन था, आपका जो एसेट था, जो कभी आपके काम आ सकता था, वो भी चला जाएगा। पिताजी ने कहा कि हमारा जो भी कुछ है वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, हमारे बच्चों के सपने के लिए है, और इसीलिए हम पीछे नहीं हटे। प्रदीप के सपने मजबूत थे और प्रदीप के पिताजी, प्रदीप के परिवार के इरादे मजबूत थे। प्रदीप के परिवार को प्रदीप पर भरोसा था, प्रदीप की काबिलियत पर भरोसा था। प्रदीप ने वो कर दिखाया जो शायद उनके पिताजी को, जो लोग कह रहे थे कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं, जो शायद उनमें से किसी भी व्यक्ति ने कभी सोचा ना होगा कि प्रदीप ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि प्रदीप की एजुकेशन भी मतलब सामान्य रूप से रही, एवरेज कॉलेज से पढ़े लिखे, एवरेज परिवार से थे, एवरेज बैकग्राउंड से थे। तो ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के बच्चे, ऐसे बैकग्राउंड में आसपास जो लोग होते हैं, वो कभी इतना ऊंचा सोच नहीं पाते, इतना ऊंचा सोच नहीं पाते। प्रदीप ने सोचा और किया, प्रदीप ने सोचा और किया। मैसेज क्या मिला? 5 लेसन, 5 आईएएस ऑफिसर से 5 लेसन की बात करें। मैसेज यहाँ पर ये मिलता है, मैसेज यहाँ पर ये मिलता है कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए डिटरमाइंड हैं तो आपको हमेशा राइट गाइडेंस सीख करनी चाहिए। प्रदीप ने राइट गाइडेंस सीख की। मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे बहुत ही आप कह सकते हैं कलीग भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे गुरु जैसे भी हैं, वो प्रदीप के भी गुरु थे, प्रदीप के भी गुरु थे। प्रदीप ने उनसे गाइडेंस लिया और प्रदीप से मैसेज यहाँ पर ये है कि जब आप ठान ले कि आपको कुछ करना है तो आप एक गुरु भी अपने लिए चुनिए, क्योंकि राइट गाइडेंस जो है वो श्योर सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदीप ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्लियर किया, बहुत ही यंग एज में। अगर आप फोटो देखेंगे तो आप में से कई सारे लोग जो हैं वो प्रदीप से ज्यादा उम्र के भी हो सकते हैं, आप में से कई सारे लोग प्रदीप से ज्यादा उम्र के। बहुत कम उम्र में प्रदीप ने ये किया, बहुत कम उम्र। और जब इन्होंने रिजल्ट दिया तो आप सोचिए उस पिता पर, उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसने अपनी जमीन बेच ली, जिसने अपनी जमीन बेच ली। उस परिवार पर कैसा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वाइब आया होगा, एक कैसा पॉजिटिव वाइब आया होगा कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे के सेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरह से जो ऐसा हम्बल बैकग्राउंड के परिवार हो, उनका एक जमीन को बेच देना मतलब सब कुछ दे देना, सब कुछ दे देना। right guidance, seek right guidance is the message that Pradeep is giving. अगले व्यक्ति हैं, इन्हें शायद आप में से काफी कम लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, रैंक इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब अगर रैंक के हिसाब से देखें, पर इनके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। विवेक चौहान नाम है इनका, विवेक चौहान नाम। आप ये फोटो देख सकते हैं, लबसना जो लाल बहादुर शास्त्री हमारा एकेडमी है, जो आईएएस एकेडमी आप जिसे कहते हैं मसूरी का, उस आईएएस एकेडमी में खड़े हैं ये, और वहीं की ये तस्वीर है। विवेक चौहान की कहानी क्यों जरूरी है? विवेक चौहान जिन्हें आप में से काफी कम बच्चे जानते हैं, उनकी कहानी क्यों जरूरी है? विवेक चौहान की कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि विवेक उम्र में काफी बड़े हैं, विवेक उम्र में काफी बड़े हैं, विवेक शादीशुदा हैं, विवेक के बच्चे हैं, विवेक दिल्ली के एक साधारण से परिवार से आते हैं, विवेक एक शिक्षक हुआ करते थे और इन्होंने कई बार यूपीएससी की परीक्षा को दिया, पर सफलता ने कभी भी विवेक का साथ नहीं दिया, सफलता कभी विवेक को मिली नहीं। जब इन्होंने आखिरी बार इस एग्जामिनेशन को देने का निश्चय लिया तो इनके रिलेटिव्स ने, इनके आसपास के लोगों ने, इनके आसपास के लोगों ने, सब ने कहा कि तुम ये मत करो, सब ने कहा तुम ये मत करो, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। विवेक ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ हो?
विवेक की पत्नी ने कहा, हाँ मैं आपके साथ हूं। आखिरी अटेम्प्ट था, आखिरी attempt। जी जान लगा दी, नौकरी भी करते थे, फैमिली भी थी, सब कुछ था, और उसी के बीच में पढ़ाई करनी थी। क्योंकि पहले भी अटेम्प्ट दे चुके थे, तो परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो ऑफिस के जो साथ में आसपास जो काम करने वाले लोग थे, वो मतलब इनको आप कहते हैं ना, जब आपके आसपास का माहौल जैसा होता है, उस माहौल का काफी असर पड़ता है किसी भी स्टूडेंट पे, किसी भी एस्पिरेंट पे। तो इनके आसपास का माहौल ऐसा था कि कोई भी इनको प्रोत्साहित नहीं कर रहा, क्योंकि ये पहले काफी सारे अटेम्प्ट दे चुके थे और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। कोई भी प्रोत्साहित नहीं कर रहा था। अगर वो स्कूल में कहते, जहां पर वो पढ़ा रहे थे, कि मुझे छुट्टी चाहिए पढ़ने के लिए, तो वहां पे लोग उनका मजाक उड़ाते, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे में भी विवेक ने हिम्मत नहीं हारी, उनका संबल उनकी पत्नी बनी, और विवेक ने तैयारी की, अपना आखिरी अटेम्प्ट दिया। एक पिता होने के बावजूद, एक गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद, एक फैमिली मैन होने के बावजूद, एंड अल्टीमेटली ही गॉट इनटू द सर्विसेज। विवेक जैसे व्यक्तियों को विवेक जैसे व्यक्तियों को भारत के हर एक बच्चे को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारा, आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारी। जब सभी लोग कह रहे थे तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम नहीं कर पाओगे, विवेक के अंदर जो एक चिंगारी थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें कह रही थी कि नहीं, तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें करना है। और इसीलिए विवेक आगे बढ़े, और विवेक ने किया, और जब कर लिया, तब हमारा समाज ऐसा है, हमारा भारतीय समाज ऐसा है, खासकर जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, खासकर जो हमारा नॉर्थन इंडिया है, जो नर्मदा से ऊपर का जो क्षेत्र है, वो तो बिल्कुल जरूर ऐसा है कि जब आप नहीं कर पाते, तब सभी आपकी शायद मजाक उड़ाते, तब सभी शायद आपको कहते हो कि आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, सिंपैथी रखते हो। पर एक ट्रू एस्पिरेंट जो होता है, उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं होती, उसको हिम्मत की, उसको बल की जरूरत होती है, उसको बल की जरूरत होती है, उसको मनोबल की जरूरत होती है, सिंपैथी की जरूरत नहीं होती। ट्रू एस्पिरेंट, चाहे वो एग्जामिनेशन का हो, चाहे किसी लड़ाई का हो, कभी भी आप सेना के जवानों को देखिए, उनको कभी सिंपैथी नहीं चाहिए होती है। जो एक वॉरियर होता है, जो एक क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय से मेरा मतलब यहाँ पर कास्ट का नहीं है, क्षत्रिय वो है जो लड़ने को तैयार है, क्षत्रिय वो है जो लड़ने को तैयार है, जो अडिग रहने को तैयार है। क्षत्रिय को कभी भी सिंपैथी नहीं चाहिए, क्षत्रिय को साहस और ज्यादा साहस, शक्ति और ज्यादा शक्ति चाहिए। विवेक ने उस शक्ति को अर्जित किया, विवेक ने खुद सोचा कि मैं ये करूंगा, विवेक को विवेक की पत्नी का साथ मिला, एंड विवेक फाइनली डिड इट। मिस्टर चौहान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल कि आप कुछ सोच लें तो उम्र, आप जीवन के किस स्टेज में है, वो मैटर नहीं करता। लेसन मिस्टर चौहान ये दे रहे हैं कि सोचना जरूरी है, मनोबल जरूरी है, आप जीवन के किस स्टेज में क्या है, और आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप भी विवेक चौहान जैसे बने, आप भी प्रदीप जैसे बने, आप भी अनुकुमारी जैसी बने, आप भी सचिन जैसे बने, आप भी टीना जैसे बने। आप जब अपने बारे में सोचेंगे, तो आप में से कुछ बच्चे अपने आप को टीना दाबी से जोड़ पा रहे होंगे, कुछ बच्चे अपने आप को सफिन से जोड़ पा रहे होंगे, कुछ ऐसी हमारी ऐसी भी स्टूडेंट्स होंगी जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मुझे पता है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। मेरे प्लस बैच में भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। 3 ऐसे हमारे पास, मतलब 3 स्टूडेंट्स अभी अभी जिन्होंने मतलब पिछले कुछ दिनों में ज्वाइन किया, वो ऐसी हैं जो कि मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। ये मैसेज है ऐसे सभी लोगों के लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए। काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे, आपको पता है सफिन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, आपको पता है सफिन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, प्रदीप ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, टीना ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। तो एक कॉमन मैसेज जो इन सभी की कहानी से मिल रहा है, वो ये भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। इस बात को आज अपनी डायरी में, इस बात को आज अपनी नोटबुक में, इस बात को आज अपने स्टडी रूम में, अपने स्टडी टेबल के सामने लिख कर रख ले कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। पर फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है फर्स्ट सिंसियर अटेम्प्ट। ऐसा वाले अटेम्प्ट को काउंट ना करें आप, जिसमें आपने सिर्फ एग्जाम देने के लिए दे दिया, कि फॉर्म भरा और दे दिया, उस अटेम्प्ट की काउंटिंग हम नहीं करते।
मैं उस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं जिस अटेम्प्ट में आपने सिंसियर तैयारी की, आपने दिलो दिमाग को एक करके तैयारी की और फिर अटेम्प्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो हमेशा बेस्ट अटेम्प्ट। कोशिश करें कि आप वो करें जो आपने सोचा है, आपका एक्शन उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में आपका थॉट है। अगर आपके थॉट और आपके एक्शन का मिसमैच होगा तो आप इस बड़ी लड़ाई में, आप इस बड़े से जंग में आगे नहीं जा पाएंगे। आपको आगे जाना है, आपको आगे जाना है क्योंकि आपने सोचा है, आपने डिसाइड किया है। और आपको अगर जाना है तो आप देख लें कि आपको अपने आसपास के लोगों की सुननी है या आपको खुद की सुननी है। जो खुद की सुनेगा कल को लोग उसकी सुनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो खुद की सुनेगा कल को लोग उसकी सुनेंगे। तो आज आप खुद की सुन लें, कल लोग आपकी सुनेंगे। इसी के साथ आज इस सेशन को हम खत्म करते हैं। ऐसे ही कई सारे अपडेट्स के लिए, मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए, मेरे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के लेक्चर्स के लिए, मेरे प्लस कोर्सेज के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम के इस चैनल यूपीएससी विद दुर्गेश नंदन पर मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपका यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे दुर्गेश नंदन 15 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए DN लाइव जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो मेरा गाइडेंस है, मेरा सपोर्ट है, वो आपको मिलेगा। इस प्रिपरेशन के हर स्टेज में मैं आपके साथ रहूंगा। एक कंप्लीट सपोर्ट की जो जरूरत होती है, एक मेंटरशिप की जो जरूरत होती है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं बताता रहूंगा। तो 24/7 आवर्स के सपोर्ट सिस्टम के साथ आप यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ कर पाएंगे। जो दिल्ली के लगभग पिछले 5 सालों में बच्चों को गाइड करने का मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का फायदा आपको घर बैठे मिल सकता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, है ना। तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी डाउट हो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सारे डिटेल्स इसके बारे में जान सकते हैं। आज के लिए हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे, बट ये विराम देने का समय नहीं, ये सिर्फ इस सेशन का विराम है। ये आपकी तैयारी की एक नई शुरुआत है। इस नई शुरुआत में आप मेरे साथ बने रहें और आप जब मेरे साथ बने रहेंगे तो हम और आप मिलकर ये इंश्योर कर पाएंगे कि वी क्रैक इट। सो गाइस, लेट्स क्रैक इट।